हिस्ट्री के मेरे। 2 बुक है ना बेटा एनसीईआरटी में, 1 एंड 2। तुम्हारे स्कूल की जो बुक चल रही है उसमें किसी ना किसी चैप्टर में इन चीजों की बात जरूर की होगी उन्होंने। मैम तुम्हारे हमारे स्कूल में तो पार्ट 3 वाली चल रही है। पार्ट 3 में तो तीनों कंबाइंड है ना बेटा। पार्ट 3 कौन सी आ गई है? एनसीईआरटी चलती है तुम्हारे स्कूल में? यस मैम। ओके। मैं पढ़ने को कह रही थी लेकिन आप पढ़ रहे हो। चैप्टर का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। विमेन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और किस तरह से रिफॉर्मिंग हुई है इंडियन सोसाइटी में विमेन की हालत को लेकर। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? 200 साल पहले आज से बच्चे कैसे रह रहे थे, कभी आपने सोचा है? Nowadays, most girls from middle class family go to school and often study with boys. आजकल जो मध्यम वर्गीय परिवार है यानी मिडिल क्लास फैमिलीज यानी हम लोगों जैसे, उनमें बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं और लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। On growing up, many of them go to college and university. जब वो बड़ी होती हैं तो बहुत सारे को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजा जाता है और बाद में वो जॉब लेती हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और शादी करने से पहले उनका अडल्ट होना जरूरी है यानी 18 से ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ। दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, और आज के टाइम पे लड़कियां किसी से भी शादी कर सकती हैं जिसको वो पसंद करती हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। अगर कोई लड़की विडो हो गई है यानी उसका हस्बैंड नहीं है अब, वो भी दोबारा शादी कर सकती है। ऑल women like all men can vote एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। सारी वीमेन लड़कों के जैसे वोट भी कर सकती हैं और इलेक्शंस में भी खड़ा हो सकती हैं। ये जो राइट्स हैं, ऑब्वियसली ये सब लोग को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं इन राइट्स को। जो गरीब लोग हैं उसमें विमेन्स को इतने मौके नहीं है, या जो पिछड़ी जाती है उसमें विमेन को आज भी इतने मौके नहीं है। बट पुराने जमाने से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वीमेन की हालत बहुत अच्छी हो चुकी है आज के टाइम पे। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। आज भी जो गरीब लोग हैं उनमें कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता है, और बहुत सारी फैमिलीज में वीमेन अपने हिसाब से हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती हैं आज भी। लेकिन अगर पुराने जमाने से इस कंडीशन को कंपेयर किया जाए तो आज के लोगों की सिचुएशन ज्यादा अच्छी है या नहीं, ये बताओ। ज्यादा अच्छी है। तो ये Yes, ma'am. बल्थासर सॉल्वे ने एक पेंटिंग बनाई है सती की, यानी जब लड़की के पति मर जाता था तो उसको भी आग में जला देते थे। ये पेंटिंग बनाई गई है 1813 में, सती को दिखाती है, जो हमारे यहाँ एक पुरानी प्रथा थी जिसको सती प्रथा बोलते थे। उसमें अगर आपका हस्बैंड जिंदा नहीं है तो आपको भी जिंदा नहीं रहने देंगे, आपको आग में जला देंगे। तो अब हम 200 साल पहले लड़कियों की क्या सिचुएशन थी वो पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग कास्ट की क्या प्रॉब्लम्स थी वो पढ़ेंगे। 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। 200 साल पहले सिचुएशन एकदम अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत ही लोगों की शादी बहुत छोटी एज में हो जाती थी, यानी अगर तुम 200 साल पहले होते तो तुम में से सबकी शादी हो चुकी होती। आदि, मान्या, वरुण, यू ऑल वुड बी मैरिड बाय नाउ। अगर तुम लोग 200 साल पहले के इंडिया में रह रहे होते तो 8-9 साल के लड़कों की शादी हो जाती। तुम लोग तो बहुत बड़े हो, ठीक है। 200 years ago things were very different। चीजें एकदम अलग थी। बच्चों की शादी छोटी उम्र में कर देते थे। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम men could marry more than one wife। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आदमी एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करते थे। आजकल सब लोग एक ही से शादी करते हैं, किसी एक से ज्यादा वाइफ तो होती नहीं है, लेकिन पहले एक से ज्यादा लड़कियों से शादी कर लेते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोर वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। और कंट्री के बहुत सारे इलाके में उन लड़कियों को अच्छा समझा जाता था जो विडो होने के बाद खुद ही अपने आप को चिता में जला लेती थी। तो अगर आपके हस्बैंड खत्म हो गए और आप खुद चिता में जल रहे हैं, तब लोग समझेंगे वाह वाह कितनी अच्छी लड़की थी। और अगर आप ना मरना चूज करते हैं तो लोग फिर आपको बुरी नजर से देखते हैं कि ये कैसी है, अपने पति के मरने के बाद में भी जिंदा है। मतलब वो मर गया तो आपको फिर मरना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, वरना लोग आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। Women who died in this manner whether willingly or otherwise were called sati। और इस तरह से जो औरतें अपने पति के मरने के बाद में खुद भी मर जाती थी उनको सती बोला जाता था। और इसका मतलब होता था वर्चुअस विमेन, ऐसी विमेन जो कि वर्चुअस है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। सती की कहानी सुनी है सबने। एनीवे, सती का मतलब होता है एक ऐसी विमेन जो बहुत प्योर है और जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। तो अगर आप सती यानी मरना चूज कर रहे हैं
चिता में कूदकर अपने पति की, तो फिर आपको सती बोला जाएगा। वीमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। वीमेन्स को प्रॉपर्टी में भी राइट्स नहीं मिलते थे, यानी जो पापा की जो भी धन दौलत होती थी वो लड़कों को मिलती थी, लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। Besides, most women had virtually no access to education. और बहुत सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियों को एजुकेशन के राइट्स भी नहीं थे, यानी वो लोग पढ़ भी नहीं पाते थे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड एंड इफ द वीमेन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। और यहाँ तक कि ऐसी प्रथाएं भी थी हमारी कंट्री में जहां पर लोग ये कहते थे कि अगर आपने लड़की को ज्यादा पढ़ाया तो वो आगे चलकर विडो बन जाएगी, यानी उसका पति मर जाएगा। तो इस तरह की बेदकियानुसी बातें समाज में फैली हुई थी, इसलिए लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि हम लोग सुपरस्टिशियस थे, कम पढ़े लिखे थे, तो हम उतना सोच नहीं पाते थे कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। और इस डर से कि कहीं लड़के ना मर जाए, लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं थे। तो देखो कितना अंधविश्वास फैला था 200 साल पहले की इंडिया की सोसाइटी में, और आजकल की सोसाइटी कितनी अलग है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन वर नॉट ओनली वंस इन द सोसाइटी। मेन और विमेन के बीच का ही केवल एक डिफरेंस नहीं था जो सोसाइटी में था, और भी बहुत तरह की चीजें सोसाइटी में थी। जैसे मेन और विमेन के बीच का डिफरेंस तो था ही, बट वो अकेली चीज नहीं थी, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनको अपर कास्ट समझा जाता था, यानी जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे उनको ऊंचा माना जाता था। और जो लोग ट्रेडर और मनी लेंडर्स होते थे, यानी जो लोग व्यापार करते थे, उनको वैश्यास माना जाता था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा पीजेंट्स, आर्टिसंस, वीवर, पॉटर, जो लोग वीविंग करते थे, बुनाई का काम, पॉटर मतलब घड़े वगैरह, पॉटरी बनाने का काम, और जो लोग आर्टिस्ट थे या फिर किसानी करते थे, उन सबको शूद्रास माना जाता था। समझ गए? तो ऑल द एट द लोएस्ट रंग वर दोज लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्कड एट द जॉब दैट अपर कास्ट कंसीडर्ड पोल्यूटिंग। और शूद्रास सबसे लोएस्ट उनको कंसीडर करते थे जो लोग दूसरों के घरों में सफाई करते थे, या फिर वेल की सफाई करते थे, या क्लीनिंग वाला काम करते थे। और वो लोग वो काम करते थे जो अपर क्लास वाले जो काम करना पसंद नहीं करते थे, जैसे सड़कों की, नालों की सफाई, घर घर की सफाई, पॉट्स की, फील्ड में काम करना, और गंदगी वाले जितने काम होते हैं उन सबको अपर क्लास लोग छूते भी नहीं थे, उसको वो पल्यूटिंग मानते थे। और लोअर क्लास वाले लोग, लोएस्ट रंग वाले यानी शूद्रास को ये सब काम करने पड़ते थे। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। और ये सब काम करने से आपकी कास्ट की स्टेटस कम होती थी। अपर कास्ट जो थे वो बॉटम वाले लोगों को अनटचेबल मानते थे, यानी जो शूद्रास यानी लोएस्ट क्लास के लोग होते थे उनको वो लोग छूते भी नहीं थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। और लोअर क्लास के लोगों को टेम्पल में घुसना अलाउड नहीं था, कुएं से पानी लेना अलाउड नहीं था, और वो उन पॉन्ड्स में नहीं नहा सकते थे जिनमें अपर कास्ट नहाते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स। और जो लोअर कास्ट के लोग यानी पॉटर, आर्टिशंस, या फिर जो खेतों में या फिर सफाई काम करते हैं, आजकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह में या जो नालों में या पार्क की सफाई करते हैं, उनको हम लोग छूने से घबराते नहीं है, बट उस टाइम पे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपर कास्ट थी वो लोअर क्लास को छूती भी नहीं थी, और उनको इंफीरियर ह्यूमन बीइंग माना जाता था। ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि इसकी वैल्यू कम है, तो तुम उनके जान की वैल्यू ज्यादा, और जिसकी क्लास लोएस्ट कास्ट है जिसकी, उसकी जान की वैल्यू कम। 19 और 20th सेंचुरी में ये सारे नॉर्म्स और परसेप्शन, जिस तरह से सोसाइटी चलती थी, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब हम देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें चेंज हुई और हम आज की सोसाइटी में आए हैं जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, जब डिस्कशन और डिबेट्स चलने लगी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर कि ये सब चीजें गलत है। तो हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, और भी बहुत सारे, विवेकानंद, ऐसे पढ़े लिखे लोग इन सारी चीजों को क्वेश्चन करने लगे कि सती का क्या मतलब है, क्यों फालतू बातें करनी है, वीमेन को पढ़ाना जरूरी है। तो 19th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग डिबेट और डिस्कशन करने लगे कि सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सोसाइटी में जब लोग पढ़ गए, कोई बाहर पढ़ने चला गया, किसी के घर के आदमी ज्यादा पढ़ गए, तो उन्होंने इन सारी चीजों को क्वेश्चन करना शुरू किया। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये चेंज आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? क्योंकि अब नई नई चीजें आने लगी थी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, ये सब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर कॉमन था।
तो इंडियन सोसाइटी में भी बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर चलने लगा। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे और जब वो चीजें पढ़ने लगे तो उन्हें समझ में आने लगा कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या गड़बड़ी है। फिर वो इन कस्टम्स और प्रथाओं को, कास्ट सिस्टम को और सती को चैलेंज करने लगे कि ये सारी चीजें गड़बड़ है, इन्हें सही करना चाहिए। ये जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स थे, ये बहुत चीप थे और बहुत जल्दी एक्सेसिबल थे और लोग इनको पढ़ते थे। ठीक है, एंड दैट देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस। फिर धीरे धीरे जो नॉर्मल लोग हैं वो इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स को पढ़ने लगे और अपने अपने आइडियाज को अपनी लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस करना सीख गए, यानी नई नई बातें सीख रहे हैं। क्योंकि अब प्रिंट मीडिया है, हम लोग ज्यादातर चीजें आजकल कहाँ से सीखते हैं? नेट से या सोशल मीडिया से। तो नेट या सोशल मीडिया या यूट्यूब हमें कितनी सारी चीजें सिखाता है, जो चीजें हमें नहीं पता वो भी बता देता है। उसी तरह पुराने जमाने में जब लोग अंधविश्वासी थे, तो जब ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में इंटेलिजेंट लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते थे, तो जब ये लोग उनको पढ़ते तो उनको भी अकल आती कि नहीं, हम लोग सती प्रथा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम गलत है। और धीरे धीरे करके ये लोग सोसाइटी में चेंज लाने लगे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन, इन सारी चीजों पे डिबेट चलने लगी कि सोसाइटी में क्या गड़बड़ है, पॉलिटिक्स में क्या गड़बड़ी चल रही है, रिलीजन में क्या बुरा है, क्या नया है। ठीक है, और वीमेंस के बारे में भी बातें चलने लगी। ये जो डिस्कशन है वो बड़ी बड़ी पब्लिक में लोग फिर धीरे धीरे फैलने लगी बातें, और धीरे धीरे एक मूवमेंट चलने लगा सोशल चेंज का, यानी पूरी सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लगा। और ये जो डिबेट्स होती थी जिनमें लोग डिस्कशन करते थे कि कैसे गड़बड़ है सती प्रथा, इस तरह की डिबेट्स जो थी वो मोस्टली रिफॉर्मर्स के द्वारा इनिशिएट की जाती थी, जो उनके अपने खुद के रिफॉर्म ग्रुप होते थे। यानी कि जैसे सबसे एक रिफॉर्मर है, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 में पैदा हुए और 1833 में मर गए। उनका अपना एक ग्रुप था और वो भी डिबेट करते थे सती प्रथा के अगेंस्ट। उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने, अपनी खुद की संस्था थी उनकी, उसका नाम था ब्रह्मो समाज। ठीक है, पहले उसका नाम ब्रह्मो सभा था, बाद में उन्होंने उसका नाम ब्रह्मो समाज रख दिया। राजा राम मोहन रॉय ने ये ब्रह्मो समाज कैलकाटा में बनाया था, और जो राजा राम मोहन रॉय थे, लोग उनको रिफॉर्मर कहते थे, क्योंकि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। वो पढ़े लिखे थे और वो चाहते थे सोसाइटी भी इन दकियानूसी बातों से, सती प्रथा और कास्ट सिस्टम से आगे बढ़े। ठीक है, और वो बिल्कुल ये चाहते थे कि सोसाइटी में जितनी भी गलत चीजें चल रही हैं औरतों के साथ या छोटे बच्चों के साथ में या फिर लोअर कास्ट के साथ में, वो सब चेंज हो जाए। ठीक है, और इसीलिए वो लोगों को अवेयर करते थे, उन्हें बातें बताते थे और उन्हें वो कन्विंस करते थे कि वो पुरानी दकियानूसी चीजों को छोड़ें और सोसाइटी में आगे बढ़े। ये देखो राजा राम मोहन रॉय की फोटो है। ठीक है, Okay. Raja Ram Mohan Roy was very keen to spread the knowledge of Western education in the country. राजा राम मोहन रॉय खुद भी वेस्टर्न एजुकेशन के काफी अच्छे ज्ञाता थे, मतलब उन्हें यूरोपियन एजुकेशन अच्छे से ले रखी थी, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो वो जब उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी देखी जहाँ पर सतीवती नहीं होता था, फ्रीडम रहती थी, सब लोग अपने हिसाब से काम करते थे, लड़कों को लड़कियों के बराबर, लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ने की आजादी थी, अंधविश्वासी लोग नहीं थे, छूत अछूत की चीजों में बिलीव नहीं करते थे, पढ़ी लिखी सोसाइटी थी जिसमें लोग साइंस, मैथ्स जैसे आज हम लोग रहते हैं, ऐसी सोसाइटी जब राजा राम मोहन रॉय ने देखी तो उस तरह के चेंज हमारी सोसाइटी में भी लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लड़कियों को और फ्रीडम मिले, उन्हें और इक्वालिटी मिले। ठीक है, और उन्होंने कई चीजों के बारे में भी लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह से लड़कियों को जबरदस्ती घर का डोमेस्टिक वर्क कराया जाता है, उनको घर के अंदर जबरदस्ती बंद रखा जाता है, केवल किचन का काम करने को बोला जाता है और वो बाहर निकल करके एजुकेशन नहीं ले पाती है। तो ये सब हमारे समाज की गलतियां थी, जिस तरह से हम रह रहे थे 200 साल पहले, कि वीमेन को हम बहुत कम पढ़ाते थे, केवल उनको इसीलिए उनको खाना बनाना सिखा दिया, बच्चे पालना सिखा दिया, फिर शादी कर दी। जहां वो गई वहां केवल वो यही काम कर रही है, दिन भर किचन में काम कर रही है, बच्चे पाल रही है। उनके पास ना एजुकेशन है, ना वो किसी चीज को जानती है। तो बच्चा जब बड़ा होकर के अपनी मदर से कुछ पूछ रहा है, मदर को पता ही नहीं है, क्योंकि मदर अनपढ़ है। तो ये सारी चीजें राजा राम मोहन रॉय ने देखी कि वीमेन की एजुकेशन कितनी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण समाज बनाया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने सबसे ज्यादा जिस प्रॉब्लम को, जिससे उनको दुख होता था, वो होता था विडोज की प्रॉब्लम्स को देख करके, क्योंकि विडो वो है जिनको ऑलरेडी अपना पति खो दिया है, उनके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कैसे वो आगे की जिंदगी जिएंगी बिना किसी के सहारे के, और उसके ऊपर से उनको जबरदस्ती मरने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसको सती प्रथा बोलते थे। तो राजा राम मोहन रॉय से विडोज की ये प्रॉब्लम देखी नहीं जाती थी, इसलिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया। वो कैंपेन उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट शुरू किया। तो वो हर तरह के काम करते थे, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर थे, तो वीमेन के एजुकेशन के लिए भी
भी काम करते थे, विडो की रिमैरिज कराने के लिए भी काम करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय को संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। सबसे ज्यादा तो उन्हें पर्शियन, संस्कृत, इंडियन और यूरोपियन यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन सब उन्हें आती थी। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. तो जब वो लोगों को मना करने जाते, अब वो सती प्रथा के एकदम अगेंस्ट थे, जब वो लोगों को मना करने जाते कि आप अपनी बहू बेटी को क्यों जला रहे जबरदस्ती, तो लोग बोलते कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है और ऐसा जरूरी है, अगर सती नहीं होगी तो इसके ये पापी कहलाएगी, पुण्य नहीं मिलेगा इसको। तब फिर राजा राम मोहन रॉय को समझ में आया कि हमारी जो सोसाइटी कितनी रूढ़िवादी है, उनको कोई सी चीज का नॉलेज नहीं है और वो दकियानूसी सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करते हैं। सिंस वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट सारे पढ़े और फिर वो लोगों को कन्विंस करते थे, क्योंकि एंशियंट टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि मरने के बाद में बीवी, पति के मरने के बाद में पत्नी को भी आग में जल के मर जाना चाहिए। तो फिर वो लोगों को एंशियंट टेक्स्ट दिखाते और फिर उनको बताते कि देखो इन टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि विडो का बर्न होके मरना जरूरी है। लेकिन फिर कुछ लोग उनकी बात मानते, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि सोसाइटी में इतनी जल्दी चेंज लाना आसान काम तो नहीं है। लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी उस वक्त इंडिया में थे और वो इन सती प्रथा जैसी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो तो हम लोगों को जंगली मानते थे। इन चीजों को जब वो देखते थे तो उनको लगता था कि हाय ये लोग कितने जंगली हैं, ये लोग मार देते हैं अपने यहाँ के जिंदा लोगों को, जिंदा जला देते हैं ये तो, ठीक है। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी इंडियन के इन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को क्रिटिसाइज करते थे, पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग पढ़ी लिखी सोसाइटी से थे। तो उनको भी लगता था कि इंडिया के जो ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं एकदम बेकार है। तो दे वर देयरफॉर मोर विलिंग टू लिसन टू द राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जब ब्रिटिशर्स के पास गए, उनको कन्विंस किया कि आप यहाँ पर रूल कर रहे हैं, आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि सती को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी बात सुन लेते थे। उनका मेन पर्पस तो इंडिया को लूट के पैसा ले जाना ही था, लेकिन फिर भी वो कुछ थोड़े बहुत ठीक ठाक काम करते थे। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की बात सुनी, क्योंकि वो बहुत लर्नेड मैन थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। और 1829 में एक रूल आया जिसमें सती प्रथा को बैन कर दिया गया, मतलब जबरदस्ती किसी को आग में जलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने एकदम इनिशिएटिव एक तरह से लिया है रिफॉर्म करने का सोसाइटी को। आप अच्छे से उनके बारे में जानते हैं अब, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो राजा राम मोहन रॉय की थी, बाद में और भी तरह के रिफॉर्मर्स आए हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने भी और रामकृष्ण परमहंस, और उसके बाद गांधी, महात्मा गांधी, इन लोगों ने भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है, ठीक है। Whenever they wish to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text. और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई लोगों ने, जब भी उनको लोगों को कोई बात समझानी होती कि ये बात आपके टेक्स्ट या पुराण या वेदों में नहीं लिखी हुई है, तो वो लोग वेदों और पुराणों को ढंग से पढ़ते और फिर लोगों को ये बात बताते कि जो बात उन्हें पता है वो गलत है, क्योंकि पुराणों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लोग ये बोलते कि गांव जो डॉग है उसको मारना पाप है, कुत्ते को अगर आप मारेंगे तो उससे पाप पड़ेगा। तो वो लोग फिर सारे वेद और पुराण और टेक्स्ट पढ़ते और देखते क्या ऐसा कहीं लिखा है कि कुत्ते को मारना पाप है। अगर ऐसा नहीं लिखा तो वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो तुम गलत समझ रहे हो, पुराणों में और टेक्स्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एनिमल को सैक्रिफाइस करने से पाप लगता है। तो इस तरह से उन्होंने राजा राम मोहन राय की स्ट्रैटेजी अपना ली, वेदों और टेक्स्ट को पढ़ के और लोगों को पढ़ाने वाली, ताकि लोगों को गलत चीजों में भ्रांति या उनको भ्रम ना हो जाए कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं लिखा है टेक्स्ट में, क्योंकि लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो सुनी सुनाई बातों में बिलीव करते थे। खुद पढ़े लिखे होते तो वो टेक्स्ट पढ़ लेते, उनको समझ में आ जाता कि हमारे धर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करते थे। और इसीलिए राजा राम मोहन रॉय और जितने भी आगे के सोशल रिफॉर्मर हुए, उन्होंने तरीका अपनाया, वो खुद ही टेक्स्ट को पढ़ते, एंशियंट जो हमारे टेक्स्ट हैं, गीता, पुराण, वेद, शास्त्र, उन सबको वो पढ़ते और जो प्रैक्टिस उनको लगता कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है वो दिखाते कि देखो हमारे टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखते और जो प्रैक्टिस चली आ रही होती थी गलत, उसको वो चेंज करने की कोशिश करते, ठीक है। जैसे हुक स्विंगिंग फेस्टिवल एक पॉपुलर फेस्टिवल है जिसमें डिवोटीज अंडरवेंट अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज अ रिचुअल वर्शिप। उसमें पूजा करने का एक अजीब ही तरीका था। इसमें जो हुक लगा है, ये हुक से आपको अपनी स्किन के थ्रू लटकना है,
मतलब आपको अपनी बॉडी में छेद करके उस हुक में लटकना होगा। ये देखो सामने 2 लोग लटके हुए हैं। When European officials began criticizing Indian customs and ritual as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने बोला ये क्या है, बॉडी में हुक अपना करके लटका के और फिर लटक जाना, ये तो बारबेरिक है, मतलब ये किसी को बहुत यातना और पीड़ा देने वाली बात है। तो फिर इसी तरह की प्रैक्टिसेस को पुराणों में चेक किया जाता कि क्या ऐसा लिखा हुआ है कि अपने आप अपनी स्किन में छेद करके लटकना है पूजा करने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलत चीजें हमारे सोसाइटी में थी जो लोगों ने फैला रखी थी। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय और बाकी रिफॉर्मर्स उन चीजों को ठीक करने के लिए वेदों और पुराणों का ही सहारा लेते थे, लोगों को पढ़ाते थे कि देखो इसमें ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे पैम्फलेट स्प्रेड, पैम्फलेट का मतलब जिससे अखबार के साथ में नहीं देखते कभी कभी एक रेक्टेंगुलर पेज आता है जिसमें कोई ना कोई जो रेस्टोरेंट का मेन्यू, किसी में रेस्टोरेंट के बारे में, किसी में पार्लर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, वी आर ओपनिंग सून, उसको पैम्फलेट बोलते हैं। पता है ना पैम्फलेट क्या होता है? यस मैम। तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे पैम्फलेट छपवाए अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो करते थे जिसमें वो सती को बिल्कुल भी सती के खिलाफ मतलब वो बहुत सारी चीजें उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में उन्होंने उस पैम्फलेट में छपवाई, मतलब 2 लोगों के बीच की बातचीत के बाद जैसे उन्होंने अपने पैम्फलेट में छपवाते थे, ऐसे जैसे 2 लोगों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिए होते थे उस पैम्फलेट में। जो लोग सती को एडवोकेट करते थे वो ये बोलते थे कि वीमेन जो है वो इंफीरियर है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, और इसीलिए many of them on death of their husband become desire of accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, we first tie them down to the pile. तो जो एडवोकेट ऑफ सती थे उसकी तरफ से ये लिखा जाता था कि वीमेन बहुत इंफीरियर है, वो डरेंगी, इतनी आसानी से मरेंगी नहीं, तो चिता से बांध दो इनको। और जो ओपोनेंट ऑफ सती थे वो ये बोलते थे कि वीमेन जो है उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो जिंदा रह करके जो वो और अच्छे काम कर सकती वो करे, क्यों वो जबरदस्ती मरे। तो इस तरह से पैम्फलेट में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखे जाते थे। जब दोनों उन चीजों को पढ़ते जब लोग, तो उन्हें डिफरेंस समझ में आता कि सती के एडवोकेट वाले कितनी गलत बात बोल रहे हैं और जो लोग सती को अपोज करते हैं वो कितनी सही बात बोल रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय का एक स्टाइल है कि वो पैम्फलेट में डायलॉग फॉर्म में लोगों के बीच की, जैसे तुमने देखा नहीं है कभी कभी वो आती ना मैगजीन्स आती है या फिर वो चंपक वंपक, उसमें कैरेक्टर्स बने होते हैं, उनके सर के ऊपर ऐसे गोल गोल बना होता है और उसमें लिखा होता है वो क्या सोच रहे हैं। उसी तरह से वो अपने पैम्फलेट छपवाते हैं जिसमें 2 लोगों के बीच की बात होती थी। इंटरैक्टिव था, लोगों को पढ़ने में मजा आती थी और लोग सती के बारे में धीरे धीरे व्यूज चेंज हो गए लोगों के। ठीक है, फिर एक नए रिफॉर्मर है, हमें रिजॉइन करना है। हाँ रिजॉइन करना है। फिर एक नए हमारे रिफॉर्मर हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो, उन्होंने भी बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े और उन्होंने लोगों को ये बताया कि विडो की रिमैरिज कहीं भी बैंड नहीं है। यानी कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट ये नहीं बोलता है कि एक बार जो विधवा हो गई उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, तो विडो मैरिज होनी चाहिए। उसके जो सजेशंस थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मान लिए और 1856 में एक लॉ लाया गया जिसमें विडो रिमैरिज को अलाउ कर दिया गया, यानी विडो लोग दोबारा शादी कर सकते हैं। बल्कि हमारी सोसाइटी में विडोज का दोबारा शादी करना पाप माना जाता था। क्या माना जाता था? तो सिन, जिसका पति एक बारी मर गया वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं। एक बारी जो लड़की विडो हो जाती, बहुत कम लोगों की दोबारा मैरिज होती है, लोग दोबारा शादी नहीं करते। लेकिन उस समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा और ये लोगों को प्रूव किया कि विडो रिमैरिज हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से बुरी बात नहीं है, की जा सकती है, क्योंकि विडो के सामने उसकी पूरी जीवन पड़ा है, तो उसकी वो एक नई फैमिली होनी चाहिए, वो भी अपनी जिंदगी खुशी से जिए, क्यों वो पूरी जिंदगी व्हाइट कपड़े पहने। तो ये करते हुए उन्होंने विडो रिमैरिज को अलाउ करवाया और 1856 में ब्रिटिशर्स एक लॉ लेके आए, उसके थ्रू विडो की रिमैरिज जो थी वो अलाउ कर दी गई थी। ठीक है, कुछ लोग थे जो विडो रिमैरिज के एकदम अगेंस्ट थे, उन्होंने विद्यासागर का बहुत अपोज किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और उन्होंने उन्हें बॉयकॉट भी किया। ठीक है, चलो 1 मिनट बचा है, रिजॉइन करो, आगे की बात फिर करते हैं।